हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपको चाहे क्लास 11th हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म इन इंडिया। तो भारत के अंदर संघवाद किस तरीके से काम करता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में बताने वाला हूँ कि फेडरलिज्म क्या होता है और इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या चैलेंजेस हैं भारत के अंदर जो फेडरलिज्म में फेस करने पड़ते हैं। तो सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन फेडरलिज्म की हम बात करें, उससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, चाहे वो फेडरलिज्म इन ऑस्ट्रेलिया हो, इसके अलावा फेडरलिज्म इन कनाडा के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं और फेडरलिज्म इन ब्राज़ील। तो इनकी वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अपने सिलेबस के हिसाब से, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हो, उसके अलावा चाहे वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, और इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हो गई। तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म बेसिकली यूनिटरी सिस्टम का अपोजिट होता है, जहां पर यूनिटरी सिस्टम के अंदर जो पावर्स हैं, सारे जो फैसले हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जो सत्ता है, वो सिर्फ कुछ हाथों में ही लिमिटेड होती है। हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी या कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो सारे फैसले करते हैं और उनके हाथ में ही सारी पावर्स दी जाती हैं। फेडरलिज्म इसका अपोजिट हो गया, जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं द डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो सत्ता है, जो पावर है, वो सिर्फ एक ही के हाथ में नहीं है, वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई है, जिससे कि डिक्टेटरशिप होने के चांसेस बहुत कम है और सक्सेसफुल तरीके से किसी भी लोकतंत्र को या फिर किसी भी सिस्टम को चलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर संघवाद की, इंडियन फेडरलिज्म की। तो भारत के अंदर फेडरलिज्म का जो एलिमेंट था संविधान के अंदर और देश के अंदर, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया और ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में 1919 में फेडरलिज्म का शुरुआत भारत के अंदर की गई, जहां पर जो पावर्स थी वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बांटी गई। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कि भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 भी इस बात को इंश्योर करता है, जो आपसे कहता है कि द इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, जिसको हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? एक यूनियन है जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स आती हैं। और यहाँ पर इसीलिए हम भारत के जो फेडरलिज्म है उसको क्वासी फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब ये कि ऐसा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसके अंदर जो सुप्रीम पावर है, या हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वो केंद्र सरकार है। मतलब एक ऐसा फेडरलिज्म जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो सबसे पहला जो फीचर आता है वो बताता है आपको द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द टू सेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। दो सेक्ट बटे हुए हैं भारत के अंदर। पहला जो है, अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में ही मेजरली जो पावर्स हैं वो सारी बटी हुई हैं। दूसरे फीचर की अगर हम बात करें तो वो भी इससे रिलेटेड ही है। दूसरा फीचर है द प्रोविजंस ऑफ द डिफरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट हैं भारतीय संविधान के अंदर जो फेडरलिज्म को इंश्योर करती हैं। सबसे पहली जो है वो है यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और इसके अंदर जो मुद्दे होते हैं वो भी पूरी तरीके से देश से संबंधित होते हैं, जैसे वो रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया। तो ये वो मुद्दे जो देश से संबंधित होते हैं वो सारे जो है यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इसके अंदर वो मैटर्स होते हैं, वो पावर्स होती हैं जो राज्य से संबंधित होती हैं, जैसे वहाँ की पुलिस व्यवस्था हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इसके अलावा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो इन सारी चीज़ों को स्टेट लिस्ट में डाला गया और इनके ऊपर कानून बनाने का जो दायरा है, जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट की आती है। तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर जितने भी इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर तैयार करती है। तीसरा जो फीचर है वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पर है
2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। और कुछ स्टेट्स भी भारत के अंदर ऐसी हैं जो अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर कुछ हद तक पावर्स को भी बांटा जाता है और उसके साथ साथ केंद्र के साथ साथ जो है राज्य का भी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन किया जा सके। अगला जो फीचर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस बात को इंश्योर करता है कि भारत के अंदर सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो भारत का संविधान है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत के अंदर कोई भी सरकार क्यों ना हो या कोई भी सरकार की अथॉरिटी क्यों ना हो, वो सभी अपने दायरे में रहकर ही काम करेंगे और कोई भी अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो है रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भारतीय संविधान रिटन फॉर्म में है, जो बहुत डिटेल में और क्लियरली हर एक पावर एंड फंक्शन को स्पेसिफाई करता है, ताकि जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। और जो रिजिडिटी है संविधान की, वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई भी सरकार छेड़छाड़ ना करे। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, या सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीचर है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी वजह से भारत का जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुली चलता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इनकेस कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो उनके बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको सुलझाने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब जुडिशरी के पास है। और वो भी इंडिपेंडेंट है, जो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म की। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जो इंडियन फेडरलिज्म को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है रीजनलिज्म, मतलब क्षेत्रवाद। क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्सिफाई कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति और जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन सबको एकोमोडेट करना मुश्किल होता है। इसलिए हम देखते भी अक्सर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, वो अपने लिए काफ़ी ऑटोनॉमी देने की बात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे भारत के अंदर राज्य हैं जो स्पेशल पावर्स देने की मांग करते हैं। तो ये जो रीजनलिज्म का, जो क्षेत्रवाद का जो मुद्दा है, वो इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर एक बड़ी लिमिटेशन लगाने की कोशिश करता है। दूसरे चैलेंज की बात करें तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चैलेंज है, द रोल ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर, जो राज्यपाल की जो भूमिका है, वो भी एक लिमिटेशन के तौर पर देखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत का जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर राज्य सरकार के मुकाबले केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत होती है। और इसीलिए आप देखोगे तो गवर्नर का जो रोल होता है, सबसे पहले जो गवर्नर होता है वो कोई इलेक्टेड बॉडी तो होता नहीं है, वो एक नॉमिनेटेड बॉडी होता है, जो कि केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। तो उसका जो कामकाज है, सबसे पहले जो गवर्नर है उसको एक एजेंट के तौर पर माना जाता है, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का एजेंट। और उसका जो कामकाज होता है वो भी हमेशा सस्पेक्टेड होता है। स्पेशली जो राज्य सरकारें काम कर रही होती हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार, उनको लगता है कि केंद्र के इशारे पे जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो जबरदस्ती हमारे जो कामकाज है उसके अंदर दखलंदाज या फिर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि राज्यपाल का जो गवर्नर का रोल होता है उसको लेके भी अक्सर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था इंडियन फेडरलिज्म का, जो मैंने आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।